हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में आज हम पाठ 5 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इन शब्दों को आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हम जानेंगे कि वे शब्द कहाँ से हिंदी भाषा में आए हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनते हैं। शब्दों का निर्माण आपने इसके पूर्व में जो पाठ पढ़ा वर्ण विचार, वहां बताया गया था कि वर्णों के मेल से सार्थक जो समूह उत्पन्न होता है, बनता है, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह यानी कि शब्द जैसे है भारत। भारत शब्द में 3 प्रकार के वर्ण मिले हुए हैं। इन 3 प्रकार के वर्णों के मेल को हम सार्थक रूप में देख रहे हैं और अगर हम इसका अलगाव करें, विच्छेद करें, तो इस प्रकार से ये हमारे समक्ष आएंगे। ये हम देख रहे हैं। इस शब्द का ये विच्छेद होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई प्रकार के ध्वनियां मिलके इस शब्द का निर्माण कर रही हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत, वर्ण विचार पाठ के अंतर्गत आपको वहां इसी प्रकार का विच्छेद और मेल दिखाया, समझाया, बताया गया होगा। आप जानते हैं, परिचित हैं। और इनके मेल से जो एक सार्थक शब्द बन रहा है वह ही शब्द की परिभाषा के अंतर्गत भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वर्णों का कोई भी मेल हमारे समक्ष यदि आता है या हम वर्णों का कोई भी मेल करें और जो भी निकल के समूह स्पष्ट होता है उसे हम शब्द कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम यहाँ पे मेल इस प्रकार से करें तो र, भा, तो ये किसी प्रकार का सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक रूप नहीं कहा जा सकता, निश्चित अर्थ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कर सकते। ये एक निरर्थक वर्ण समूह है। यानी हम शब्द उसे कहेंगे जब वर्णों का समूह स्पष्ट होकर मिलकर किसी सार्थक निश्चित अर्थ देने वाले वर्ण समूह के अंतर्गत आता है, बनता है। इस प्रकार से परिभाषा देखें शब्द की, निश्चित अर्थ देने वाले वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णों का जो ये समूह आप देख रहे हैं, कई सारे वर्ण ध्वनियां मिली हुई हैं। इनके मेल से यहाँ पे ये शब्द जो कि सार्थक रूप दे रहा है, जैसे हम इसे बोल रहे हैं वैसे एक निश्चित अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारे देश का नाम है और ऐसा सार्थक रूप, निश्चित अर्थ देने वाला रूप वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। तो परिभाषा जैसी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ देने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। परिभाषा शब्द की ये है। इसके पश्चात आपकी पुस्तक में वर्णों को, शब्दों को लेकर कुछ विशेष बातें कही गई हैं। वह है शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ। हम यहाँ पे आ को भी, यहाँ पे कहा गया है कि आ को भी हम शब्द कह सकते हैं। और आ किस अर्थ में शब्द बनेगा? क्रिया के रूप में। आ एक क्रिया के रूप में भी हम देख सकते हैं। आ ये शब्द है। तो यहाँ पे शब्द वाक्य की आवश्यकता के अनुसार इसका हम प्रयोग करते हैं और क्रिया के रूप में इसको हम देखते हैं, तो इसे हम शब्द कह सकते हैं। तो वर्णों का निश्चित समूह जो ये बन रहा है सार्थक रूप में, उसे शब्द कह रहे हैं। साथ साथ किसी ऐसी क्रिया रूप को भी हम शब्द कह सकते हैं, कहते हैं। पद को शब्द कह सकते हैं जो निश्चित अर्थ दे रहा हो। जैसे अगर हम आ का उच्चारण करते हैं, आ, तो यह एक निश्चित अर्थ दे रहा है। जैसे ही हम इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते ही यह अर्थ स्पष्ट कर देता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि शब्द हम उसे कहते हैं जिसके बोलते ही, उच्चारण करते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, निश्चित अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे हम शब्द कहेंगे। तो एक विशेष बात यहाँ पे शब्द के विषय में बताई गई। दूसरा बताया गया है शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है।
निश्चित अर्थ प्रकट करना, ये एक विशेष बात है शब्द के विषय में कि शब्द सदैव उसे ही कहेंगे जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो। जैसे आपने यहाँ पे इस शब्द को लेकर देखा, हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। निरर्थक रूप होगा ये वर्णों के मेल का, वर्णों के समूह का, इसे शब्द हम नहीं कह सकते। तीसरी बात बताई गई है, शब्द स्वतंत्र होता है। शब्द स्वतंत्र होता है अर्थात इनका हम व्याकरण में विभिन्न रूप देखते हैं। इन्हीं शब्दों के विषय में इस शब्द में, इस पाठ में हम चर्चा कर रहे हैं। और स्वतंत्र होने की दृष्टि से जो बात यहाँ पे की गई है वह यह है कि अपने हिंदी शब्दकोश में यदि हम किसी भी शब्द के अर्थ को ढूंढते हैं तो वहाँ पे आपको वो अर्थ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वर्ण के अर्थ को अलग अलग हम ढूंढें तो उसके अर्थ आपको मिले, यानी कि प्रत्येक शब्द स्वयं में स्वतंत्र है, उसका अपना एक अलग अर्थ होता है। एक शब्द के कई नाम भी हो सकते हैं, उसके कई अर्थ भी हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग व्याकरण में स्थान है। जैसे कई प्रकार के शब्द आपके इस पाठ में भी हैं, बताए गए हैं। इसके अलावा इसका विस्तार से अध्ययन आप पाठ के अगले भागों में भी करेंगे और वहां आप जानेंगे कितने प्रकार के शब्द मिलते हैं, मिला के इन्हें हम पद के रूप में वाक्य के अंतर्गत देखते हैं। तो जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को अपना स्वतंत्र अर्थ स्पष्ट करने वाला कह सकते हैं। उनका स्वतंत्र रूप होता है अपनी इकाई के लिए। तो इस प्रकार से हमने विशेष बातें शब्दों को लेकर देखी। शब्द भेद के अंतर्गत आपकी पुस्तक में शब्दों के 4 वर्गीकरण किए गए हैं, यानी कि शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वे हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से शब्दों के 4 भाग किए गए हैं। इन चारों ही भागों को हम एक एक करके इसके विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे शब्द भेद के अंतर्गत पहला भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए गए हैं। 2 भेद बताए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के अंतर्गत 2 यहाँ पे मेल हैं शब्दों के, स और अर्थक। स का अर्थ होता है सहित, अर्थक का अर्थ होता है अर्थ देने वाला। अर्थ देने वाले, अर्थ के साथ आने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। और यहाँ पे देखें निरर्थक में भी 2 मेल है। निर का अर्थ होता है बिना, अर्थक का अर्थ होता है अर्थ देने वाला, यानी कि बिना अर्थ देने वाला, अर्थ के बिना प्राप्त होने वाले शब्द। तो यहाँ पे 2 जो उपभेद आप देख रहे हैं अर्थ के आधार पर, इसके अंतर्गत देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे कि कोई भी एक शब्द है कमल, कमल, यहाँ पे एक सार्थक शब्द मैंने यहाँ लिखा है। यदि इसका हम उच्चारण करते हैं तो अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। कमल यानी कि एक पुष्प के विषय में हम बात कर रहे हैं और एक रूप स्वरूप हमारे मन में, मनोमस्तिष्क में तुरंत उभर कर आ जाता है। एक यानी कि निश्चित अर्थ देता है जैसे ही इसका उच्चारण हम करते हैं। किंतु निरर्थक शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे खट, चू, चक चक शब्द क्या है? इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। हम भले ही इसको जैसे उच्चारण करते हैं, किसी प्रकार की कोई ध्वनि यदि हमारे मुख से उत्पन्न होती है, अचानक से सुनाई देती है, तो निरर्थक शब्दों की श्रेणी में ही आती है। एक अर्थ हम यहाँ ये देख सकते हैं कि सार्थक शब्दों को शब्दकोश के अंतर्गत उनके अर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु निरर्थक शब्दों को यदि हम अर्थ ढूंढने जाएं अपने शब्दकोश में तो कतई इन शब्दों के अर्थ आपको प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि सार्थक शब्द वे जो वर्णों का निश्चित अर्थ दे रहे हों उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे, और निरर्थक शब्द वे जो वर्णों के बस मेल से बने हैं, ध्वनि के आधार पर बने हैं, जिनके उच्चारण या फिर अचानक से सुनने में जिन ध्वनियों को अनुभव हम करते हैं वे निरर्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से देखें अर्थ के आधार पर
शब्दों के दो भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहाँ पे सार्थक शब्दों के भी कुछ उपभेद हैं, यानी कि अर्थ देने वाले कुछ शब्दों को भी हम अपने शब्दकोश में प्राप्त करते हैं, अपने व्याकरण में प्राप्त करते हैं। वे शब्द जो हैं उन्हें बांटा गया है 6 उपभागों में, यानी कि पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, एकार्थक, या फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द या वाक्यांश बोधक शब्द। ये जो 6 उपभाग हैं इन्हें हम सार्थक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि इन शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं। जैसे ही इनका हम उच्चारण करते हैं एक निश्चित अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो सार्थक शब्दों की श्रेणी में जिन उपभागों को किया गया है उनके अंतर्गत अगर हम देखें, पर्यायवाची यानी कि जहाँ पे एक ही शब्द के कई नाम होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, जलधि, वारिधि प्रकार के शब्द हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। किंतु यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देने योग्य है कि इन शब्दों को, पर्यायवाची शब्द भले ही एक ही समान के शब्दों को हम कहते हैं, एक ही शब्द के कई नामों को हम कहते हैं, किंतु हर स्थान पर इनका वाक्य में प्रयोग संभव नहीं है। और सुंदर प्रतीत होगा यदि हम इस पर्यायवाची शब्द को एक ही प्रकार के वाक्य में प्रयोग करने जाए। जैसे कि घर का पर्यायवाची शब्द है आलय, सदन, निकेतन, धाम, ये घर के पर्यायवाची। गृह, ये सभी पर्यायवाची घर के। किंतु यदि हम वाक्य में प्रयोग करने जाएं, मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं धाम जा रहा हूँ, मैं आलय जा रहा हूँ, ऐसा प्रयोग धाम, आलय जो घर का है, यह वाक्य को असुंदर प्रतीत कराएगा। तो जहाँ पे उपयुक्त है वह शब्द ही हम प्रयोग करें किसी भी वाक्य में। तो पर्यायवाची भले ही एक ही समान के शब्द, एक ही समान अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं, एक ही शब्द के कई नामों को कहते हैं, किंतु वाक्य में प्रयोग में सतर्कता बरतनी चाहिए। फिर है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक ही अर्थ होते हैं। एक ही अर्थ यानी कि जैसे माता, पिता, मित्र, पुस्तक, कलम, ये शब्द जो हैं इनके एक ही अर्थ होते हैं, इनके कई अर्थ नहीं होते। अक्सर करके इनका हम अंतर अनेकार्थी शब्दों से समझ सकते हैं। अनेकार्थक शब्द यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत जैसे शब्द है मंगल। मंगल का एक अर्थ दिन भी होगा, एक अर्थ शुभ के लिए भी होता है और एक अर्थ ग्रह के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो अर्थ है एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, ये एकार्थक शब्दों से इसे इस प्रकार से भिन्न करते हैं। पर्यायवाची शब्दों से भी ये भिन्न इस प्रकार से हैं, यानी कि जहाँ पे एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही शब्दों की श्रेणी में आपके सार्थक शब्दों की श्रेणी में विलोम भी आता है। विलोम शब्द यानी कि जहाँ पे किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ बताए जाते हैं वे विलोम शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि दिन, रात, ठंडा, गर्म, ठीक है, सोना, जागना, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं विलोम शब्द हैं और इनके विपरीत अर्थ हम देख रहे हैं। आगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी वे शब्द जो सुनने में बिल्कुल समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों की श्रेणी में जैसे कि नारी, नाड़ी, अवधि, अवधि, ये शब्द हैं। इनको हम सुनने में बिल्कुल समान प्रतीत हो रहे हैं किंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि अवधि और अवधि, यहाँ पे अवधि काल को कहेंगे और अवधि यानी कि समय, अवधि यानी कि भाषा। यहाँ पे अवधि जो कि छोटी की मात्रा के साथ है, अवधि शब्द छोटी की मात्रा के साथ, और एक शब्द है अवधि बड़ी की मात्रा के साथ। तो यहाँ पे ये जो अर्थ है वो समय का बोध कराएगा और यदि हम इसका उच्चारण इस प्रकार से करेंगे तो भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार हम सुनने में बिल्कुल एक समान अनुभव होने वाले शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। ये सार्थक शब्द कहे जाते हैं। यहाँ पे आप अंतर भी देख रहे हैं, सुनने में एक समान लग रहे हैं किंतु इनमें इनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे ही मैंने एक उच्चारण और किया नारी और नाड़ी का। नारी का अर्थ होता है स्त्री, महिला,
और नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। जो आपकी ये नब्ज है उसको हम नाड़ी कहते हैं। तो ये जो अर्थ में भिन्नता लिए हुए शब्द होते हैं, सुनने में समान रूप में आने वाले शब्द होते हैं, इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, या फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को के रूप में भी आप जानते हैं इसको। फिर आगे वाक्यांश बोधक शब्द। भाषा को कम से कम शब्दों में संक्षिप्त करके यदि प्रयोग करें, अपनी बातों को समेट कर अगर लिखना चाहें, बोलना चाहें, तो हम जब उन्हें संक्षिप्त कर देते हैं किसी निश्चित अर्थ देने वाले वाक्यांश को, उसे हम वाक्यांश बोधक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि रात्रि में विचरने वाला, रात्रिचर, ठीक है। फिर जैसे कि सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। ये शब्द क्या है? पत्तों से बनी हुई कुटिया, पर्णकुटी। ये शब्द आपके जो यहाँ पत्तों से बनी गई कुटिया, बनी हुई कुटिया, या पत्तों से बनी हुई कुटिया, यहाँ पे इतने प्रकार के शब्द हैं, इनको संक्षिप्त करके पर्णकुटी के रूप में लिख दिया गया। तो पर्णकुटी कहें या पत्तों से बनी हुई कुटिया कहें, एक अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो शब्दों को संक्षिप्त किया गया, एक अर्थ बनाया गया, संक्षिप्त रूप बनाया गया, वहां पे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की श्रेणी में से इस प्रकार से रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सार्थक शब्दों के 6 उपभाग किए गए हैं। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थक, वाक्यांश बोधक शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। 6 उपभाग इसके किए गए हैं सार्थक शब्दों के। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के पश्चात हम देखेंगे शब्द का दूसरा भेद रचना के आधार पर। शब्द का दूसरा भेद है रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर भी हम शब्द अपने साहित्य में, दैनिक प्रयोग में प्राप्त करते हैं, और उन प्रकार के शब्दों को 3 उपभेदों में बांटा गया है, यानी कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये रचना या बनावट के आधार पर आने वाले 3 प्रकार के शब्द हैं। रूढ़ शब्द यानी कि वे शब्द जो परंपरा से चले आते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। तो परंपरा से चले आने वाले शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, और साथ ही साथ इन शब्दों को 2 निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में हम नहीं बांट सकते। जैसे यदि चित्र को हम 2 खंडों में बांटे तो इसके कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होंगे। हाथी शब्द को 2 अर्थों में बांटे, 2 खंडों में बांटे तो भी इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे ही रात शब्द है, इसको भी अगर हम 2 खंडों में बांटना चाहें तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। यानी कि वे शब्द जिनके 2 निश्चित खंड में, जिन्हें हम 2 निश्चित खंड में नहीं बांट सकते, 2 निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में जिन्हें नहीं बांटा जा सकता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। यौगिक के अंतर्गत वे शब्द जो 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द यहाँ देख रहे हैं, देवदूत, रसोई घर। इन शब्दों को जुड़ा हुआ हम देखते हैं। 2 प्रकार के शब्दों के मेल से ये बनते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम, देवदूत शब्द जो है, देवदूत शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, देव और दूत। रसोई घर 2 शब्दों के मेल से बना है, रसोई और घर। यहाँ पे 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन यौगिक शब्दों को 2 निश्चित अर्थ देने वाले शब्दों के रूप में हम बांट भी सकते हैं। यानी कि परिभाषा यौगिक शब्दों की, ऐसे शब्द जिन्हें 2 निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में बांटा जा सकता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी वे शब्द जो जुड़े तो हैं, 2 प्रकार के शब्दों के मेल से बने तो हैं, किंतु जिन्हें रूढ़ के रूप में हम प्रयोग करते हैं, परंपरा से चले आने वाले शब्दों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जो शब्द रूढ़ हो गए हैं, परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द जो प्रयोग होते हैं, वे किसी विशेष शब्द के, किसी विशेष व्यक्ति के, किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे जलज शब्द है। जलज 2 शब्दों को मिलाकर बना है, जल और ज। जल का अर्थ होता है पानी, ज का अर्थ जन्म लेने वाला।
यानी कि जल में जन्म लेने वाला। यहाँ पे जो जल में जन्म लेने वाले बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत से ऐसे आप पौधे भी देखते हैं जो जल में जन्म लेते हैं, किंतु सभी को हम जलज नहीं कहते। विशेष अर्थ कमल के लिए आता है। तो यहाँ पे एक विशेष शब्द जो कमल के लिए आ रहा है, विशेष उच्चारण जो कमल के लिए आ रहा है, वह रूढ़ हो गया है। उसी के अंतर्गत उसे बांध दिया गया है कि जैसे ही हम जलज का उच्चारण करेंगे वह कमल के लिए ही होगा, किसी अन्य के लिए नहीं प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही शब्द देखते हैं लंबोदर। लंबोदर शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, लंबा उदर। लंबा का अर्थ होता है मोटा और फिर एक गोलाई गोलार्ध के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे उदर का अर्थ होता है पेट। तो जो लंबे पेट वाला है उसे हम लंबोदर कहते हैं। यहाँ पे लंबोदर शब्द सबके लिए नहीं होता, जो भी मोटे व्यक्ति होंगे उनके लिए नहीं होता, या फिर जो भी ऐसे हैं उनके लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते। यह एक शब्द, यह जो शब्द है वह किसी एक विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। वह शब्द है, यह जो बना है वह लंबे उदर वाले यानी कि श्री गणेश के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया है, परंपरा से चला आ रहा है और उसी अर्थ में उन्हीं के लिए इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो हम देखें एक एक करके, हम इसको विस्तार से समझेंगे। रचना के आधार पर आने वाले जो ये तीन इसके उपभेद हैं, इन्हीं रूढ़ शब्द को देखते हैं। सबसे पहले रूढ़ यानी कि परंपरा से चले आने वाले शब्द। तो जो शब्द दो निश्चित अर्थों में हम नहीं बांट सकते जिन शब्दों को, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ऐसा आपको बताया गया। हम देखते हैं इसे दो भागों में बांटे। शिक्षा को यदि हम दो भागों में बांटे, सी और क्षा, तो यहाँ पे इनके कोई निश्चित अर्थ निकल के नहीं आ रहे, यानी कि इन्हें हम दो खंडों में, दो निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में नहीं बांट सकते। ये होते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों के अंतर्गत बताया गया आपको कि ऐसे शब्द जिन्हें हम दो निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में बांट सकते हैं, उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे शिक्षालय, इस शब्द को दो शब्दों के मेल से बनाया गया है। इसे हम दो अर्थ देने वाले खंडों में बांट सकते हैं, जैसे शिक्षा प्लस आलय। शिक्षा का अर्थ ज्ञान विद्या और आलय का अर्थ होता है घर। दो निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में से इस प्रकार से बांट दिया गया और ये मिलके शिक्षालय शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यौगिक शब्द दो प्रकार के निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में बांटे जा सकते हैं और इनको मिलाकर ही यौगिक शब्द बनते हैं। ऐसे ही शब्द लिखा गया देवदूत, देवों का दूत, है ना। तो देव देवताओं को कहा गया, दूत यानी कि उनके संदेशवाहक। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे अखबार वाला है, सब्जी वाला है, यहाँ पे वाला के साथ सब्जी या फिर अखबार या दूध शब्द अगर हम जोड़ देंगे तो दो प्रकार के शब्दों के मेल से ये नए शब्द निर्मित हो जा रहे हैं। तो इनको इस प्रकार से बनाया जा रहा है, इसलिए रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर आने वाले शब्दों के अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी कि दो प्रकार के शब्दों के मेल से इनको बनाया जाता है। योग शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो दो प्रकार के शब्दों के मेल से बने तो होते हैं, किंतु साथ साथ किसी एक विशेष के लिए वो परंपरा से चले आते हैं, यानी कि जैसे ही उन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं वे किसी एक विशेष के लिए, एक विशेष का स्वरूप हमारे मन में उभर जाता है, किसी एक विशेष का रूप स्वरूप हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा है गजानन। यहाँ पे गजानन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, गज और आनंद। गज और आनंद, गज का अर्थ होता है हाथी, आनंद का अर्थ होता है सिर। तो यहाँ पे दो जो अर्थ हैं इनको मिला के दो जो शब्दों का आप मेल देख रहे हैं गजानन के रूप में, यह शब्द मेल से, दो शब्दों के मेल से बना तो है, किंतु यहाँ पे बस यौगिक रूप ही हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे इन शब्दों के मेल से हम किसी तीसरे विशेष की ओर संकेत प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि गजानन शब्द जैसे ही हमने उच्चारण किया या लिखा, वह किसी एक विशेष के लिए
उच्चरित हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि गजानन कहते किसे हैं? श्री गणेश को हम गजानन भी कहते हैं। उनके गजानन नाम से हम उन्हें बुलाते हैं, जानते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये जो यौगिक रूप आप देख रहे हैं इस शब्द का, बस यौगिक रूप तक ये सीमित नहीं होते हैं शब्द योग रूप, ये किसी एक विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। किसी एक विशेष के लिए परंपरा से चले आने वाले शब्दों की श्रेणी में इस प्रकार से रखे जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं रचना के आधार पर शब्दों के 3 उपभेद किए गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी कि 2 निश्चित अर्थों में नहीं बांटे जा सकते, यौगिक शब्द यानी कि 2 निश्चित अर्थों में बांटे जा सकते हैं, योग रूढ़ शब्द यानी कि वे शब्द जो 2 अर्थों में बांटे जा सकते हैं किंतु मिलने पर किसी एक विशेष के लिए संकेत देते हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए संकेत देते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा रचना के आधार पर शब्दों के 3 उपभेद। तीसरा उपभेद है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। ये शब्द कहीं न कहीं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं या फिर इनकी उत्पत्ति हुई है। इन शब्दों को हम देखते हैं कि करके इसे 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो 4 इसके उपभाग किए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर आने वाले शब्दों को। तत्सम शब्द यानी वे शब्द जो संस्कृत मूलक हैं, संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, प्रयोग होते हैं, उसी रूप में उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। शब्द जैसे गौ, घृत, हस्त मैंने यहाँ लिखे हैं, ये शब्द संस्कृत के हैं और संस्कृत में भी इसी रूप में आप इन शब्दों का प्रयोग देखते होंगे। और ऐसे ही हिंदी में भी इन शब्दों का हम प्रयोग कदा-कदा देखते हैं। दूसरा उपभेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द यानी कि वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से बने हैं, संस्कृत शब्दों के रूप को परिवर्तित करके जिन शब्दों को हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के शब्दों से बने शब्दों को तद्भव शब्द कहा जा सकता है। जैसे गौ से आप देख रहे हैं शब्द निर्मित हुआ गाय, घृत से घी, हस्त से हाथ। तो ये जो शब्द देख रहे हैं आप संस्कृत के और उनसे बनने वाले इन शब्दों को देख रहे हैं। तो ये जो रूप परिवर्तन है संस्कृत से हिंदी में, इन दोनों ही प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग यानी कि तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों का अपनी हिंदी साहित्य में हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं। तीसरा है देशज। देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा, यानी कि वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से जन्मे हैं, प्रयोग किए जाते हैं, आपके आसपास सुनने में आते हैं या फिर आपके घरों में प्रयोग होते होंगे, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे मैंने 2 शब्द यहाँ लिखे हैं, खिचड़ी, पगड़ी, फटाफट, चारपाई, लोटा। ये शब्द देशज हैं, इन्हें हम स्थानीय बोलियों से ही अपने हिंदी साहित्य में प्राप्त करते हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, प्रयोग होते हैं उसी रूप में, उसी अर्थ में, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। हमारे देश में बहुत समय तक बाहर के देशों के लोगों ने राज किया, यहाँ रहे, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के साथ साथ उनकी भाषा का भी चलन हमारे देश में हो गया। हमारी हिंदी ने उन शब्दों को उसी अर्थ में प्रयोग कर लिया, स्वीकार कर लिया, जैसे जिस अर्थ में वे यानी कि विदेशी प्रयोग करते थे। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं और उनका हम उसी अर्थ में प्रयोग भी करते हैं। यानी कि उत्पत्ति या स्रोत के माध्यम से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, उत्पत्ति हुई तत्सम तद्भव की, देशज की, और फिर यहाँ पे माध्यम के रूप में विदेशी शब्द, देशज को भी माध्यम के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो ये जो उत्पत्ति और स्रोत का भाग है, भेद है, इसके अंतर्गत ये 4 इसके भेद आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इसके पश्चात इन शब्दों को लेकर आपकी पुस्तक में भी यहाँ पेज नंबर 44 पर एक टेबल दिया गया है, तत्सम और तद्भव का कॉलम बना के इन शब्दों को आप यहाँ से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे,
अभ्यास प्रश्नों के लिए यानी कि परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर बनता है उसमें इस प्रकार के शब्दों का रूपांतर या फिर जो भी तत्सम है तो तद्भव, तद्भव है तो तत्सम, ऐसे रूपांतरण दिए जाते हैं। तैयार करेंगे, याद करेंगे आप। ऐसे एक और हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द, यहाँ पे जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की प्रकार के शब्दों का जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, प्रकार दिए गए हैं, इन्हें भी आप यहाँ से पढ़ेंगे। चौथा भेद है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, यानी वे शब्द जिन्हें वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो किस रूपों में उसको देखते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो भागों में से बांटा गया है। विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों को तो इनमें वाक्य की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव है, परिवर्तन इसमें हो सकता है। अविकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि जो किसी प्रकार से बदले नहीं जा सकते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। यानी अविकारी शब्दों को, अव्यय शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है और ये किसी भी प्रकार से बदले नहीं जा सकते। देखते हैं प्रयोग के आधार पर जो भेद यहाँ पे किया गया है विकारी शब्दों को और अविकारी शब्दों को। विकारी शब्द यानी कि जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदले जा सकते हैं। अविकारी शब्द यानी कि जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि किसी भी प्रकार से बदले नहीं जा सकते हैं, वाक्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता क्यों न हो। अब हम कुछ शब्दों के बीच अंतर देखेंगे, जैसे यौगिक शब्द और योगुण शब्द में क्या अंतर है, देशज और विदेशी शब्द में क्या अंतर है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर है, आदि प्रकार से। इसको लेकर आपकी पुस्तक में प्रश्न भी दिया गया है और परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है। यौगिक शब्द और योगुण शब्द। यौगिक शब्द यानी कि वे शब्द जो 2 निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में बांटे जा सकते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। जैसे यहाँ पे शब्द है विद्यालय। विद्यालय शब्द में 2 प्रकार के शब्द हैं, विद्या और आलय। 2 प्रकार के शब्द यहाँ पे मिले हैं। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, शिक्षा, आलय का अर्थ होता है घर। यानी कि इस शब्द के 2 खंड मैंने कर दिए और यहाँ पे दोनों के अपने अलग अलग अर्थ भी हैं। तो ये दोनों शब्द मिलके नया शब्द जो बना रहे हैं, रच रहे हैं, वह यह शब्द है विद्यालय, अर्थात वह स्थान जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो ये जो अर्थ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। जैसे उच्चारित होता है, हम बोलते हैं, वैसे ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। किंतु योगुण शब्द इससे अलग है, भिन्न है। यहाँ पे भी शब्दों का हम मेल देखते हैं, 2 अर्थ देने वाले खंडों में हम उन्हें बांट सकते हैं, किंतु वहाँ पे वो दोनों जब शब्द मिलते हैं तो किसी तीसरे विशेष की ओर संकेत करते हैं, कोई तीसरा विशेष वहां आ जाता है। जैसे शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ, यहाँ पे नीलकंठ शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, नील या नीला और कंठ, अर्थात नील का अर्थ नीला, कंठ का अर्थ गला, गला। तो यहाँ पे जो 2 अर्थ हम देख रहे हैं, दोनों ही शब्दों के एक निश्चित अर्थ हैं और निश्चित अर्थों में इस शब्द को हम बांट भी ले रहे हैं और इन दोनों ही निश्चित अर्थ देने वाले खंडों में जो बटे हुए शब्द हैं, इन्हें मिलाकर जो ये रूप स्वरूप निर्मित हो रहा है शब्द का, वह अपने आप में ही संपूर्ण नहीं है। ये किसी एक निश्चित की ओर, किसी एक विशेष की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि जैसे हम बोलेंगे नीलकंठ, वह किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करेगा। यानी कि नीला है जिसका गला, नीला है जिसका कंठ, यानी कि महादेव को हम, शंकर जी को हम नीलकंठ भी कहते हैं।
तो यहाँ पे इस प्रकार से ये शब्द मिलके सार्थक खंडों में बटे हुए शब्द मिलके जो ये शब्द बना रहे हैं, नया रच रहे हैं, ये शब्द अपने आप में एक विशेष की ओर संकेत करता है। तो ये अंतर है यौगिक और योगगुरु शब्दों में। दूसरा अंतर हम देखेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्दों में। जैसा कि आपको बताया गया, विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव कर सकते हैं। वे शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन शब्दों में वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदलाव हो सकता है, किंतु अविकारी शब्दों में किसी प्रकार से हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि किसी प्रकार से बदले नहीं जा सकते, भले ही वाक्य की कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। वाक्य मैंने लिखा है वह जा रहा है। यहाँ पे जो जा रहा है क्रिया या फिर जो वह का प्रयोग है बता रहा है कि वाक्य एक वचन का है, एक वचन की क्रिया है, और क्रिया का जो प्रयोग है वो बता रहा है कि पुल्लिंग है। ये जो करता है वह एक पुल्लिंग शब्द है। यदि इसको हम बदलना चाहें, इस कर्ता को, इस संज्ञा, इस सर्वनाम शब्द को अगर हम बदलना चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं क्रिया को बदलकर। वह जा रही है, जैसे ही हमने क्रिया बदली वैसे ही यहाँ पे स्वतः अर्थ स्पष्ट हो गया कि वाक्य अब लिंग बदल चुका है। वह जा रहा है पुल्लिंग वाक्य था, अब यहाँ पे वह जा रही है एक स्त्रीलिंग वाक्य बन गया। किंतु यदि हम बहुवचन में से बदलना चाहें तो वह को वे के स्थान पर लिखें और रहे हैं, तुरंत इस प्रकार से बदलाव हो सकता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी बदले जा सकते। क्रिया का बदलाव आपने यहाँ पे देख लिया, जैसा करता वैसी क्रिया का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। विशेषण भी बदले जाते हैं, जैसे कि अच्छा बालक, अच्छी बालिका, है ना, सुंदर, अच्छी बालिका। तो यहाँ पे जो ये प्रयोग देख रहे हैं, ये प्रयोग विकारी शब्दों का है। इन शब्दों को हम जैसा वाक्य है उसकी मांग के अनुसार बदल सकते हैं, किंतु अविकारी शब्दों को हम किसी प्रकार से बदल नहीं सकते। जैसे कि वाक्य मैंने लिखा दादाजी भीतर बैठे हैं। यहाँ पे दादाजी शब्द जो है वह आदर सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्रिया बैठे हैं के रूप में बनाई गई है आदर देने के लिए। तो जो ये प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग आदर देने के लिए प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं दादी जी, यहाँ पे क्रिया बदल जाएगी, बैठी हैं, यहाँ पे क्रिया बदल जाएगी, किंतु इस शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। दादाजी भीतर बैठे हैं, भीतर शब्द में कोई बदलाव नहीं। दादी जी भीतर बैठी हैं, कोई बदलाव भीतर शब्द में नहीं हो रहा है। ऐसे अगर यहाँ हम लिखें बच्चे भीतर बैठे हैं, तब भी इस भीतर शब्द में कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अव्यय शब्द अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनमें किसी प्रकार से हम बदलाव नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे बस एक उदाहरण दिया है आपको, और ये क्रिया विशेषण का है, और इसके विषय में विस्तार से आपको अगले जो चैप्टर्स हैं अव्यय का, वहां पे बताया जाएगा। अगला अंतर हम देखेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में। तत्सम शब्द जैसा कि आपको बताया गया कि वे शब्द जो संस्कृत मूलक हैं, मूल रूप से जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उसी रूप में प्रयोग होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, हस्त, गौ, दुग्ध, ये शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में भी प्रयोग होते हैं। तत्सम तद्भव शब्द यानी वे शब्द जो संस्कृत से बने हैं, संस्कृत के शब्दों से बने हैं, रूप बदलकर उनको संस्कृत से हिंदी में लाया गया है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और उदाहरण के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे कि दुग्ध शब्द है, दुग्ध, या फिर सूर्य शब्द है। दुग्ध शब्द संस्कृत का है, सूर्य शब्द संस्कृत का है। इन्हें हम संस्कृत में भी इसी रूप में प्रयोग होता हुआ देखते हैं, किंतु जब ये तद्भव शब्दों के रूप में आएंगे तो इनका रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। दूध, सूर्य, ये शब्द आप देख रहे हैं बदले हुए। तो सूर्य का सूरज, ये रूप आप देख रहे हैं बदला हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं तत्सम शब्द यानी संस्कृत मूलक शब्द, तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हुए शब्द, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो परिभाषा और उदाहरणों के आधार पर आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात एक और अंतर बनता है देशज और
विदेशज शब्दों का। तो इनके बीच हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। देशज यानी कि देश में जन्मे शब्द, स्थानीय बोलियों से निकले हुए शब्द, उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। और विदेशी के अंतर्गत वे शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से आए हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। तो इस प्रकार से देशज और विदेशी शब्दों का अंतर हम देख सकते हैं। और संबंधित जो भी प्रश्न आपकी पुस्तक में इसको लेकर बनाया गया है, पूछा गया है, जैसे कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी शब्द, देशज और विदेशी शब्द। तो इन शब्दों के बीच में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रश्न दिया गया है, वो पीडीएफ फाइल में आपको दिया जाएगा। वहां से देखकर अपनी कॉपीज में उत्तर आप लिखेंगे। कुछ और भी प्रश्न हैं मौखिक के रूप में दिए गए हैं, जैसे कि शब्द किसे कहते हैं, तत्सम व तद्भव शब्द में क्या अंतर है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इन शब्दों के उत्तर जो है आप मौखिक जो उत्तर है, जो वीडियो बताया गया आपको, पाठ पढ़ के आपको समझ के मौखिक शब्दों के उत्तर आपको यहीं पे लिख लेने हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे अंतर दिया गया है वो पीडीएफ फाइल से देख के आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे। इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी पीडीएफ फाइल में आपको दिए गए हैं। उनको देख के, वहां से देख के अपनी पुस्तक में उत्तर आप भरेंगे। यानी कि जो भी निर्देश आपको पीडीएफ फाइल में कॉपी में लिखने संबंधित है, उसे आप वहां से प्राप्त करके अपनी कॉपी में लिखने का कार्य करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी आदि करेंगे।